संजना जी आकांक्षा के जिद करने पर उसे उन दोनों के साथ जाने देती हैं। धैर्य वैसे ही धानी का हाथ पकड़े घर से बाहर निकलता है। उनके पीछे आकांक्षा और आकृति भी आ जाते हैं। घर के बाहर आते ही धैर्य धानी का हाथ छोड़ देता है। धैर्य के हाथ छोड़ते ही धानी को खालीपन सा लगता है, लेकिन धानी इसे किसी को दिखाती नहीं है। चारों आकर कार में बैठ जाते हैं। धैर्य पैसेंजर सीट पर बैठता है और तीनों लड़कियां बैक सीट पर बैठ जाती हैं। रोड पर धैर्य अपने पैर पटकते हुए बोलता है, किसी की इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी धैर्य शेखावत की पत्नी को अगवा करके ले जाए। धैर्य आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है और आकांक्षा और आकृति को बैठने को बोलता है। धैर्य आकांक्षा के हाथ से फोन लेता है और एक बार फिर रोमी, धैर्य की असिस्टेंट को कॉल करता है। उसकी कॉल रिसीव करते ही धैर्य बोलने लगता है, रोमी, अपनी टीम को बोलो, जितनी जल्दी हो सके मेरी वाइफ का पता लगाए और तुम ये पता करो कि किसकी इतनी औकात हो गई मुंबई शहर में, जिसने मेरी, धैर्य शेखावत की, वाइफ पर हाथ डाला है। और सुनो, मेरा फोन टूट गया है तो एक फोन लेकर घर आओ। रोमी, ओके बॉस, बोलता है। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। मारुति वैन में धानी को दो गुंडों ने कसकर पकड़ रखा था। एक गुंडा दूसरे गुंडे से बोलता है, यार क्या पटाखा माल है, एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए। दूसरा गुंडा कहता है, बात तो तेरी सही है, माल तो कड़क है, लेकिन क्या है, इसे बॉस के सामने डालना है। अगर बॉस इससे शादी नहीं कर रहा होता तो पक्का इसका मजा करते हम। पहला गुंडा, जिसकी नजर बस धानी पर ही टिकी हुई थी, धानी की कमर जो साड़ी में से झांक रही थी, उसे देखते ही उसकी नजरों में हवस भरने लगती है और वह धानी की कमर छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह छू पाता इससे पहले दूसरा गुंडा उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। फिर धानी की तरफ देखते हुए कहता है, साले अभी खुद को कंट्रोल कर, बॉस के चखने के बाद ये माल हमें ही मिलेगी, तब जो चाहे कर लेना। उनकी बातें सुनकर धानी को घिन आ रही थी और आज उसे अपने बेजुबान होने पर गुस्सा भी आ रहा था। वह चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर थी तो वह बेजुबान, कैसे चीखती चिल्लाती। धानी मन ही मन धैर्य और आकृति को याद कर रही थी कि वह आकर उसे बचा लें। फिर धानी अपने ही मन में हंसकर खुद से कहती है, धानी, तू इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है? धैर्य जी तुझे बचाने क्यों ही आएंगे? वह कौन सा तुझसे शादी करने वाले थे? तू तो धोखे से उनकी पत्नी बन गई। नहीं तो मुझ जैसी बेजुबान की तरफ तो वह मुड़कर भी नहीं देखते। धैर्य और सब घर पहुंचते हैं और धैर्य कार से उतरकर अंदर चला जाता है। आकृति और आकांक्षा भी उसके पीछे पीछे अंदर जाती हैं। आकृति रोए जा रही थी। वह रोते रोते ही अंदर जाती है। दादू और दादी, जो लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे, धैर्य को इतने गुस्से में आते देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ धैर्य बेटा? धैर्य कुछ नहीं कहता और सोफे पर बैठ जाता है। उसके पीछे आ रही आकृति पर जब उनकी नजर जाती है, तो उसे रोता देख वे आकृति और आकांक्षा के पीछे धानी को खोजते हैं, पर उसे उनके साथ न देखकर दादू फिर धैर्य से पूछते हैं, धानी बहू कहाँ है? बाहर है क्या? पीछे आ रही है। आकृति और आकांक्षा आकर सोफे पर बैठ जाती हैं। दादी और दादू के बार बार धानी कहाँ है पूछने पर संजना जी, जो अपने कमरे में थी, बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर लिविंग एरिया में आ जाती हैं। आकृति को रोता देख पूछती हैं, क्या हुआ आकृति, तुम रो क्यों रही हो? और धानी कहाँ है? आकांक्षा संजना जी को देखकर जाकर उनके गले लग जाती है और रोते हुए धानी की किडनैपिंग के बारे में बताती है। संजना जी यह सब सुनकर आकांक्षा को खुद से दूर करती हैं और धैर्य के पास जाकर उससे कहती हैं, हमने तुम्हें धानी का ख्याल रखने के लिए कहा था न धैर्य, फिर ये सब क्या है? तुम एक दिन भी उसका ध्यान नहीं रख सके। धैर्य, हम बता रहे हैं तुम्हें, हमें हमारी बहू सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हमें नहीं पता हम क्या कर जाएंगे। हमारी बहू को लेकर आओ, और जब तक तुम उसे लेकर नहीं आते, हमारे सामने मत आना। ये कहकर संजना जी अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी रोमी घर के अंदर आता है और धैर्य को एक फोन देता है और बताता है कि उसने फोन सेट कर दिया है। आकांक्षा अपनी नम आंखों से रोमी को देखती है। रोमी को भी आकांक्षा का रोता हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह आकांक्षा को चुप भी नहीं करा सकता था। धैर्य रोमी से बोला, रोमी, कुछ पता चला वो लोग कौन थे और क्यों धानी का किडनैप किया है? ये हो सकता है कि ये हमारे किसी दुश्मन का काम हो, जिसे पता चल गया हो कि मैंने शादी कर ली है। रोमी ने कहा, नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे किसी दुश्मन का काम होगा, क्योंकि कोई शेखावत फैमिली पर हाथ डालने से पहले 1000 बार सोचेगा। और मेम के पास कोई फोन न होने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। धैर्य हाँ में सर हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है।
थोड़ी ही देर में कपड़े बदलकर नीचे आ जाता है। आकृति, जो तब से रो रही थी, उसे देखकर धैर्य को इरिटेशन होने लगती है। धैर्य चिल्लाकर आकृति से बोलता है, यू जस्ट शट अप। ये रोना धोना बंद करो। और अगर तुम्हें कुछ पता है कि ये किसका काम हो सकता है, तो बताओ। नहीं तो चुपचाप बैठी रहो। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले पड़ गई है। धैर्य की बात सुनकर आकृति के माइंड को कुछ हिट करता है और वह अपने आंसू पोंछते हुए धैर्य के पास जाते हुए कहती है, शायद मुझे पता है ये किसका काम है। दूसरी ओर मारुति वैन आकार एक घर के सामने रुकती है। गुंडे गाड़ी से नीचे उतरते हैं और फिर जबरदस्ती धानी को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकालते हैं। धानी जब सर उठाकर उस घर को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस घर को देखते ही धानी पूरी तरह हताश हो जाती है कि अब उसे धैर्य और आकृति के पास कभी जाने नहीं मिलेगा। गुंडे धानी को देखते हैं और वैसे ही घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर ले जाकर वो गुंडे धानी को फर्श पर पटक देते हैं और सामने बैठी कामिनी से बोलते हैं, मैडम, हम लोग इसे ले आए हैं, अब हमको पैसा दे दीजिए। कामिनी नेहा को पैसा लाने को बोलती है। नेहा पैसा लाकर कामिनी के हाथ में देती है। कामिनी वो पैसों की गड्डी गुंडों की तरफ उछाल देती है। गुंडा पैसे कैच कर लेता है और फिर वहां से चले जाता है। धानी को फर्श पर पटकने से धानी के पैर और कमर पर चोट लग जाती है। कामिनी धानी के पास नीचे बैठती है और कसकर धानी का मुंह पकड़ लेती है, जिससे धानी दर्द से बिलबिला उठती है। धानी कामिनी के पकड़ से अपना मुंह छुड़ाने लगती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती है क्योंकि कामिनी ने पूरी ताकत लगाकर धानी का मुंह पकड़ रखा था। कामिनी धानी का मुंह दबाते हुए बोलती है, क्यों री कलमुही, बहुत पर निकल आए तेरे। हाँ, भागेगी घर से, इन्हीं पैरों से भागी थी ना। कहते हुए कामिनी धानी के पैर पर अपना पैर रखकर मसल देती है। धानी ने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी, जिससे कामिनी के उसके पैर मसलने से धानी को बहुत चोट लगती है और पैरों से खून भी निकलने लगता है। कामिनी नेहा को देखते हुए बोलने लगती है, तुमने ठीक कहा था, नेहा। उसी रात इसकी शादी कर देनी चाहिए थी, जब इसने तुम्हें और राहुल को एक साथ देखा। मैं ही पागल थी जो दूसरे दिन शादी करना चाहती थी। दरअसल, जब धानी ने कामिनी को बताया था कि उसने नेहा और राहुल को इंटीमेट होते हुए देखा था, तब कामिनी धानी को कमरे में बंद कर अपने कमरे में जाकर नेहा को कॉल कर घर आने को बोलती है और साथ में राहुल को भी साथ लाने को कहती है। जब नेहा और राहुल घर आते हैं, तो कामिनी उन्हें बताती है कि धानी ने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लिया है। तो नेहा उसी टाइम धानी और राहुल की शादी कराने के लिए कहती है, लेकिन कामिनी उस समय शादी कराने से मना कर देती है और कहती है कि कल वकील के सामने ही दोनों की शादी होगी और साथ ही धानी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन भी करेगी। कामिनी धानी के पैरों को छोड़कर उसके बाल खींचते हुए उसके गाल पर थप्पड़ मारने लगती है। धानी चाहकर भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। नेहा, जो कब से धानी को देख रही थी, कामिनी से बोलती है, मॉम, आपने कुछ ध्यान दिया? इसे देखिए, कुछ बदली हुई नहीं लग रही है। इसके कपड़े, गहने और मांग में भरा सिंदूर और गले में जो मंगलसूत्र है। घर से भागने के टाइम तो ये बिना शादी के भागी थी। तो ऐसा तो नहीं कि इसने किसी से शादी कर ली हो और सारी प्रॉपर्टी अपने नए नए बने पति के नाम कर दी हो। कामिनी नेहा की बात सुनकर धानी की तरफ ध्यान देती है और देखती है कि धानी ने लाल रंग की एक्सपेंसिव साड़ी पहन रखी है। उसने डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। ये देख कामिनी उसे घूरते हुए बोलती है, कहाँ मुंह काला करके आई है? अच्छा, अब समझी, तुझे राहुल कम पड़ रहा था, इसलिए घर से भागकर किसी के साथ रात बिता कर आई है। अगर ऐसा ही करना था, तो पहले बता देती, हम तेरी शादी राहुल से करा देते। राहुल को प्रॉपर्टी मिलने के बाद तू कहीं भी, किसी के साथ भी, अपना ये मुंह काला कर सकती थी। राहुल, जो अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर आ रहा था, जब उसने सुना कि धानी ने किसी से शादी कर ली है और सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम कर दी है, तो वह गुस्से से तिलमिलाते हुए तेज कदमों से धानी के पास पहुंचता है। कामिनी को साइड में हटाकर वह एक जोरदार थप्पड़ धानी को मारता है। राहुल का मर्दाना थप्पड़ पड़ने से धानी का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है और उसके मुंह के किनारे से खून निकल आता है। राहुल धानी का बाल खींचते हुए बोलता है, मैं जब तुम्हें छूता था, तो बिना जुबान के मुझे छूने से मना कर देती थी, और आज जाने किस आदमी के साथ सोकर आए हैं। राहुल की इतनी गंदी बातों को सुनकर धानी की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। धानी अपने मांग में भरे सिंदूर और गले में पहने मंगलसूत्र को दिखाने लगती है, जैसे वह कह रही हो कि उसकी शादी हो चुकी है और वह सिर्फ अपने पति की है।
धानी को ऐसा करते देख राहुल और भी चीर जाता है। वह धानी के बाल और जोर से खींचते हुए कहता है, शादी? हाँ, शादी तो अब मैं करूंगा तुमसे और सुहागरात भी मनाऊंगा। और मेरे सुहागरात मनाने के बाद यहाँ जितने मर्द हैं, वो सब तुम्हारे साथ सुहागरात मनाएंगे। मैं अकेला कम पड़ रहा था तुझे, इतने सारे मर्द तो कम नहीं पड़ेंगे। धानी राहुल की बात सुनकर डर जाती है और वहां सबको देखने लगती है। वहां 20-25 बॉडीगार्ड खड़े थे और सबके सब हटे कट्टे मुस्टंडे थे। धानी डरकर पीछे हटने लगती है, लेकिन दर्द से वही तड़प उठती है क्योंकि कामिनी के पैर मसलने से उसका एंकल मुड़ गया था। राहुल अपने एक बॉडीगार्ड को बोलता है, पंडित को लेकर आओ, मुझे अभी शादी करनी है। आज ही इसकी दूसरी शादी होगी मुझसे। वैसे भी ये दुल्हन की तरह तैयार तो है ही। बॉडीगार्ड पंडित को लाने के लिए चला जाता है। धानी अपनी गर्दन में हिलाने लगती है। कामिनी धानी को देखते हुए बोलती है, हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी अभी तक एडवोकेट सोलंकी यहाँ नहीं आए हैं। इसका मतलब उसे इसकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और कौन ही उसे बताएगा कि इसकी तुम्हारे साथ पहली नहीं, दूसरी शादी हो रही है। जो बॉडीगार्ड पंडित को लाने गया था, वह पंडित जी को लेकर आता है। पंडित जी जब सामने का सीन देखते हैं, तो चौंक जाते हैं और उनके मुंह से अचानक निकलता है, बहुरानी। ये धानी की खुशकिस्मती समझिए या कामिनी और राहुल की बदकिस्मती, क्योंकि बॉडीगार्ड जिस पंडित जी को लेकर आया है, वह वही पंडित जी निकलते हैं जिन्होंने धानी और धैर्य की शादी करवाई थी। और मंदिर में होने वाली पूजा भी उन्होंने ही करवाई थी। ये वही पंडित जी हैं जो शिखावत फैमिली के हर शुभ कार्य में शामिल होते थे, और संजना जी भी इन पंडित जी को बहुत मानती हैं। कामिनी और राहुल के सामने बॉडीगार्ड आकर कहता है, मैडम, मैं पंडित जी को लेकर आया हूँ। देखिए, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। कामिनी पंडित जी की ओर देखती हुई कहती है, आइए पंडित जी, आपको इन दोनों की शादी करानी है। वह राहुल और नीचे बेजान पड़ी धानी की तरफ इशारा करती है। पंडित जी कामिनी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनके मन में ख्याल आता है, शादीशुदा लड़की की शादी दोबारा कराना चाहती है ये औरत। ये कैसी औरत है? फिर पंडित जी धीमे से आगे बढ़ते हुए, वहां मौजूद सभी की नजरों से बचते हुए, अपने फोन से किसी को कॉल लगाते हैं। कॉल करते हुए वह धानी को देखकर कामिनी से कहते हैं, यजमान, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी पहले ही हो चुकी है। इनके मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र भी है। आप इनकी दोबारा शादी क्यों कराना चाहती हैं? ये तो गलत है। कामिनी पंडित को गुस्से में घूरते हुए कहती है, ए पंडित, तुझे यहाँ इनकी शादी कराने के लिए बुलाया गया है, ये जानने के लिए नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप इनकी शादी करा और यहाँ से निकल। दूसरी तरफ शिखावत मेंशन में जब आकृति ने कहा कि उसे शायद पता है धानी कहाँ हो सकती है, तो सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबको आकृति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसे पहले से पता था, तो उसने बताया क्यों नहीं? ना जाने अब तक धानी के साथ क्या क्या हो गया होगा। धैर्य गुस्से में आकृति की ओर देखते हुए चीखता है, जब तुम्हें पता था कि धानी कहाँ है, तो तब से यहाँ बैठकर रोने का नाटक क्यों कर रही थी? पहले ही बता देती, तो हम उसे अब तक ले आते। अब ये रोना धोना बंद करो और चलो उसे लेकर आते हैं। कहते हुए धैर्य मेन डोर की तरफ बढ़ने लगता है। आकृति अपने आंसू पोंछते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। संजना जी के कमरे में संजना जी बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। वह खुद से बड़बड़ाती हैं, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तभी उनका फोन बजता है। वह जल्दी से फोन उठाती हैं। हेलो कहने से पहले ही फोन की दूसरी तरफ से आ रही आवाज सुनकर वह घबरा जाती हैं। वह दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। नीचे धैर्य और बाकी सभी लोग मेन डोर से बाहर निकलने ही वाले थे कि संजना जी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। उनकी आवाज ने सभी को रोक दिया था। संजना जी सीढ़ियों से उतरते हुए धैर्य के पास पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने घबराते हुए धैर्य की ओर अपना फोन बढ़ा दिया। धैर्य फोन देखकर उनसे पूछता है, मॉम, इसमें क्या है? मैं इसका क्या करूं? संजना जी फोन का स्पीकर ऑन करती हैं। फोन से कामिनी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, इसको मंडप में बैठाओ और पंडित, तुम शादी की विधि शुरू करो। आकृति आवाज सुनते ही चौंक जाती है और बोल पड़ती है, ये तो मेरी मॉम की आवाज है। और पक्का वो धानी की शादी उस घटिया राहुल से करा रही होंगी। संजना जी आकृति की बात सुनकर हैरान होती हैं। वह पूछती हैं, धानी की शादी तो धैर्य से हो चुकी है, फिर तुम्हारी मॉम उसकी शादी किसी और से क्यों कराना चाहती हैं?
आकृति धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि धानी के 25 साल पूरे होने से पहले शादी करानी है, ताकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम हो जाए। इसलिए मॉम उसकी शादी राहुल से कराना चाहती हैं। और आज रात धानी पूरे 25 साल की हो जाएगी। हमें धानी की शादी राहुल से होने से पहले ही रोकना होगा। धैर्य को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, पहले मेरी शादी एक अनजान लड़की से हो जाती है, जो बोल नहीं सकती। फिर उसका किडनैप हो जाता है। और अब पता चलता है कि मेरी खुद की सास प्रॉपर्टी के लिए उसकी जबरदस्ती किसी और से शादी करा रही है। ये सब हो क्या रहा है? धैर्य संजना जी के हाथ से उनका फोन लेकर रोमी को देता है। रोमी, इसका लोकेशन चेक करो, कहाँ पर है इस टाइम पर। रोमी, यस सर, बोलकर फोन लेकर किसी को कॉल करता है। मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसका लोकेशन सेंड करो मुझे, कहकर रोमी फोन रख देता है। धैर्य आकृति को अपने साथ चलने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आकृति धानी को संभाल सके। धैर्य घर से निकलने लगता है तो संजना जी उससे कहती हैं, धैर्य, मेरी बहू को लेकर ही आना, अकेले मत आना। धैर्य आकृति, रोमी और कुछ बॉडीगार्ड के साथ वहां से धानी को लाने के लिए निकल जाता है। इधर सूर्यवंशी भवन में पंडित जी शादी कराने के लिए शादी की विधि शुरू करते हैं और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर दूल्हे को मंडप में बैठने के लिए बोलते हैं। राहुल अपनी बत्तीसी दिखाते हुए जाकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर दुल्हन को बुलाते हैं। तो कामिनी धानी को जबरदस्ती उसके बाजू से पकड़ कर ले जाकर मंडप में राहुल के बगल में बैठा देती है। धानी अपनी गर्दन हिला हिला कर मना करती है, लेकिन वहां ऐसा कोई नहीं था जो धानी की बात सुनता या समझता। वहां तो सब धानी की लाचारी और बेबसी पर हंस रहे थे। नेहा ये सपने देखने लगी थी कि राहुल और धानी की शादी होते ही राहुल के नाम धानी की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी और फिर राहुल धानी को छोड़कर उससे शादी कर लेगा। फिर वो दोनों स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए जाएंगे। पंडित जी वरमाला के लिए दोनों को खड़े होने के बोलते हैं। राहुल धानी के गले में माला डाल देता है और कामिनी धानी से जबरदस्ती माला राहुल के गले में डलवाती है। पंडित जी दोनों के हाथों से अग्निकुंड में आहुति डलवाते हैं। पंडित जी जानबूझकर शादी में देर कर रहे थे। कामिनी छिड़कर कहती हैं, ए पंडित, ये सब छोड़ो और फेरे करवा दोनों के। पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़े होने बोलते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। फेरे पूरे होते ही पंडित जी के हाथ में अब कुछ भी करके देरी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो राहुल से धानी के गले मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं। राहुल मंगलसूत्र उठाकर जैसे धानी के गले में डालने जाता है कि धड़ाम की आवाज के साथ मेन डोर की टूटने की आवाज आती है। मेन डोर टूटकर सामने गिरा पड़ा था। सब लोग जब मेन डोर की तरफ देखते हैं तो वहां पर पुलिस, एडवोकेट पत्नी कुछ लोगों के साथ खड़े थे। धैर्य, आकृति और रोमी एक कार में होते हैं और सारे बॉडीगार्ड उनके कार को कवर करके चल रहे थे। धैर्य बौखलाया हुआ बैठा कार से बाहर देख रहा था। आकृति एडवोकेट पत्नी को कॉल कर सूर्यवंशी भवन आने के लिए बोलती है, फिर पुलिस को कॉल करती है। आकृति पुलिस को कॉल करती है। कॉल रिसीव होने पर आकृति बोलने लगती है, हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। उधर से एक कांस्टेबल कॉल पर कहता है, जी कहिए, मैं हेड कांस्टेबल बोल रहा हूँ, आपको क्या मदद चाहिए। आकृति हेड कांस्टेबल से बोलती है, वहाँ कोई सीनियर ऑफिसर है तो आप प्लीज मेरी उनसे बात करा दीजिए प्लीज। हेड कांस्टेबल केबिन में जाता और वहाँ जो सीनियर ऑफिसर बैठे थे उन्हें सैल्यूट करता है और उनसे बोलता है, सर, एक लड़की का फोन आया है जो काफी घबराई हुई साउंड कर रही है। मैंने पूछा क्या मदद चाहिए, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहती है, तो आप एक बार बात कर लीजिए, पता नहीं लड़की कोई मुसीबत में हुई तो। वो ऑफिसर हाँ बोलकर बाहर आते हैं और फोन उठाकर कहते हैं, हेलो, मैं सिटी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनूप यादव बात कर रहा हूँ, आपको क्या मदद चाहिए। आकृति कहती हैं, हेलो सर, मैं आकृति सूर्यवंशी बात कर रही हूँ। मेरी माँ मेरी छोटी बहन की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करा रही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए उसकी शादी रोकने में, प्लीज सर। ऑफिसर ने कहा, आप एड्रेस बताइए, हम अभी वहां पहुंचते हैं। आकृति ने बताया, सूर्यवंशी भवन पहुंचाए। ऑफिसर, ओके, बोलकर फोन काट देता है। फिर अपने कांस्टेबल को बोलता है, पांडे, गाड़ी निकालो, हमें अभी सूर्यवंशी भवन जाना है। बोलते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और पुलिस जीप में बैठकर सूर्यवंशी भवन जाने के लिए निकल जाता है।
वही धैर्य की कार में धैर्य ये सोच परेशान हो रहा था कि धानी जाने किस हाल में होगी। तभी रोमी के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। रोमी नोटिफिकेशन चेक करता है। उसमें लोकेशन में सूर्यवंशी भवन लिखा हुआ आ रहा था। रोमी धैर्य से कहता है लोकेशन आ गया। धैर्य क्या है लोकेशन। रोमी ये कोई सूर्यवंशी भवन हो रहा है। लोकेशन सुनते ही आकृति बोल पड़ती है, ये मेरे घर का लोकेशन है। मतलब माँ धानी की शादी घर से ही कर रही है। आकृति का बोलना अभी नहीं हुआ था कि धैर्य ड्राइवर को कार बढ़ाने बोलता है। सूर्यवंशी भवन में धानी को अब समझ आ गया था कि वो बचा नहीं पाएगी और ना ही धैर्य उसे बचाने आएगा। धैर्य उसे तब बचाने आएगा जब उसे पता होगा कि वह कहाँ है। धानी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर धानी ने एक आखिरी कोशिश करते हुए राहुल को धक्का देकर भागने की कोशिश, लेकिन राहुल ने धानी का हाथ के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। धानी को वो थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि धानी अपने होश खोने पर मजबूर हो गई। राहुल ने गुस्से से धानी के बाल पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और दांत पीसते हुए बोला, इतनी देर से चुपचाप शादी कर रहा था तो मानना कहाँ है तुझे। बहुत घमंड है ना तुझे तेरी इस खूबसूरती का तेरे बेजुबान होने के बाद वो पति तुझे प्यार करेगा, तेरे इस शादी को निभाएगा। मैं कैसे तेरे इस घमंड को तोड़ता हूँ। ये सब कहते हुए राहुल धानी का चेहरा एक झटके में देता है और पंडित को शादी जल्दी कराने को बोलने लगता है। फिर राहुल धानी के चेहरे पर अपनी फिराते हुए बोला, आज तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी जान। धानी का रोकर चेहरा पूरा लाल हो गया। राहुल धानी के चेहरे पर बोला, आई लव यू मेरी जान। पंडित जी को धानी की ये दशा देख अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने राहुल से धानी के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। राहुल मंगलसूत्र उठाकर जैसे धानी के गले में डालने जाता है, धानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धानी अपना सिर झुका लेती है और अपने मन में बोलने लगती है, कान्हा जी कर रहे हैं आप मेरे साथ। मेरी शादी आपने धैर्य जी से करवा दी है। फिर ये कान्हा जी। राहुल अब तक धानी के गले में पहनाने जा ही रहा था कि आवाज के साथ मेन डोर की आवाज आती है और मेन डोर साइड फेंका जाता है। कामिनी और राहुल जब मेन डोर की तरफ देखते हैं, दोनों की सीट हो जाती है क्योंकि मेन डोर पर एडवोकेट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ यादव और कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ धैर्य और रोमी अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़े थे। आकृति को वहां देखकर कामिनी गुस्से से हो जाती है। धैर्य जल्दी से हॉल में आगे की ओर आता है। वहां का सीन और धानी की हालत देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। धैर्य लंबे कदम मंडप के पास जाता है। उसे रोकने के लिए कामिनी और राहुल भी गार्ड आ रहे। धैर्य उन्हें मार रहा था या फिर रोमी और कमिश्नर यादव उन्हें रोक रहे थे। आकृति भी जल्दी से आगे बढ़ती है, लेकिन उसे आगे बढ़ते देख नेहा रोकने जाती है। तो पुलिस के साथ आए लेडी कांस्टेबल नेहा को पकड़कर एक जोर का तमाचा लगाती है, जिसे नेहा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मिस्टर शेखावत, अभी राहुल के मुंह से यह निकला ही था कि धैर्य उसका कॉलर पकड़कर एक झटके में उसे उठाकर मंडप से नीचे फेंक देता है। धैर्य फिर से राहुल का कॉलर पकड़कर ऊपर उठाता है। अभी राहुल ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है कि धैर्य राहुल के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। धैर्य एक के बाद एक मुक्का राहुल के मुंह पर मारता चला जाता है, फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू टच टू माई वाइफ। आकृति धानी के पास आकर उसे गले से लगा उसे संभालने लगती है। इतना बोलते हुए धैर्य राहुल को बुरी तरह से मारने लगता है। धैर्य राहुल को इतना मारता है कि राहुल की अब तक अधमरी हालत हो जाती है। राहुल नीचे गिर जाता है। धैर्य नीचे झुककर राहुल का गला पकड़कर ऊपर उठाता है और गुस्से से चीखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। उसे हाथ लगने से पहले ये तो जान ले कि उसके गले में जो मंगलसूत्र है, उसके मांग में जो सिंदूर है, वो किसके नाम का है। वो धैर्य शेखावत के नाम का है। धैर्य एक नजर धानी की तरफ देखता है। उसे देखकर तो मानो धैर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। धैर्य चीखते हुए राहुल से कहता है, उसके गले में जो मंगलसूत्र है, वो धैर्य शेखावत के नाम का है। उसके मांग में जो सिंदूर है, वो धैर्य शेखावत के नाम का है। धैर्य इतने जोर से चीख कर कह रहा था कि राहुल के शरीर का हर हिस्सा हिलने लगा था और धैर्य ने अब तक राहुल का नक्शा भी बिगाड़ कर रख दिया था। राहुल धैर्य के एक भी मुंह को रोकने में नाकाम हो रहा था, जिस कारण अब राहुल के मुंह और नाक से खून निकल रहा था।
राहुल के माँ बाप तो कोने में दुबके हुए राहुल को मार खाता देख रहे थे। कामिनी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कामिनी तो अब ये सोच रही थी कि जब राहुल की इतनी बुरी हालत हो गई है तो उसका क्या होगा। उसने तो बचपन से धानी का शोषण किया है। नेहा तो अब तक होश में ही नहीं आई थी। धैर्य राहुल को पीटते ही जा रहा था। अब राहुल के मुंह और नाक से निकलने वाला खून धैर्य के हाथों में लग रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर अनूप यादव रोमी से कहते हैं, रोमी, हमें उसे रोकना होगा। यहाँ और भी पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो ये सब देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में उसे ना बचा पाए। रोमी और अनूप दौड़कर धैर्य के पास जाते हैं, लेकिन रोमी तो पहले से ही डर रहा था कि धैर्य को रोके या न रोके, क्योंकि धैर्य इस समय किसी नरक से आए राक्षस की तरह लग रहा था। अनूप के दोबारा से धैर्य को रोकने को कहने से रोमी हिम्मत कर धैर्य के पास जाकर धैर्य को पकड़ लेता है और उसे राहुल से दूर करने की कोशिश करता है। पर धैर्य ने इतनी ताकत से राहुल को पकड़ा था कि रोमी धैर्य को राहुल से अलग ही नहीं कर पा रहा था। धैर्य से डरते हुए रोमी कहता है, सर छोड़िए उसे, वो मर जाएगा। छोड़िए सर, अगर कुछ हो गया तो हमारे लिए आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोमी फिर धैर्य को धानी की तरफ दिखाते हुए फिर कहता है, सर मैडम को देखिए, अभी मैडम को आपकी जरूरत है सर। आप जाकर धैर्य राहुल को छोड़कर धानी की तरफ देखता है। धैर्य ने जैसे ही राहुल को छोड़ा, वो सीधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा।